So hello everyone, welcome to new course that is physics for IIT JEE and NEET examination. Okay. तो ये जो कोर्स है फिजिक्स फॉर नीट एंड IIT JEE एग्जामिनेशन दैट इज फॉर जून बैच 2026, ठीक है। तो इस बैच में हम कोर्स को मतलब स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। ओके। एंड दो जो बुक हम फॉलो करेंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एज वेल एज फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय रेस्निक, हेलिडे एंड वॉकर। And those who are preparing for IIT JEE, for for them we will also cover problems in general physics by IE Irodov, ये भी हम कवर करेंगे। ओके। बट इसके साथ साथ वन थिंग दैट इज वेरी वेरी कंपलसरी एंड दैट इज क्वेश्चन बैंक लास्ट ईयर, लास्ट 78 ईयर क्वेश्चन बैंक ऑफ IIT JEE मेंस एंड एडवांस एज वेल एज नीट क्वेश्चन बैंक। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल कंपोनेंट। ओके। बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व नहीं करेंगे यू कैन नॉट रियलाइज द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। जब तक आपको पैटर्न नहीं पता होगा, सिलेबस एग्जाम का नहीं पता होगा, तो एग्जाम को अप्रोच करना कहीं ना कहीं जो है मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके। इसलिए एग्जाम को अच्छी तरह से अप्रोच करने का सबसे जो मूल मंत्र है वो ये है कि आपको सिलेबस की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक यानी क्वेश्चन के पैटर्न का पकड़ होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसका दो सिग्निफिकेंस है, दो फायदा है। तो पहला फायदा तो इसका ये है कि यदि क्वेश्चन बैंक की आपको जानकारी है तो इसमें आप अपने पाथ से डेविएट नहीं हो। आपको पता है क्वेश्चन का नेचर क्या है, लास्ट 10 ईयर में ट्रेंड क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, और कहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, कौन सा पार्ट है ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ओके। तो इससे आपको डे वन से प्रैक्टिस में लाना। क्लियर है? ये नहीं कि पहले हम पूरे फिजिक्स को स्टडी करेंगे देन आफ्टर जो है अपने कोर्स को हम बार बार स्विच करेंगे। ये स्टूडेंट बराबर गलती करता है, हम लोग भी गलती करते थे ऐसा। तो सोर्स को बार बार स्विच करना ये बहुत ही बड़ा डेंजर थिंग है, डेंजरस हो सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने यू हैव कवर्ड SC वर्मा फुल्ली, ओके, फॉर पर्टिकुलर टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन एंड यू स्टार्टेड टेकिंग एक्सपर्टीज ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। ओके। दैट्स वाई आपने क्या किया, उस टॉपिक पे इतना ज़्यादा टाइम आपने डिवोट कर दिया कि जो रेस्ट टॉपिक है उसको पढ़ने के लिए आपने टाइम बिल्कुल डिवोट किया ही नहीं। ओके। तो कंसिक्वेंटली इसका परिणाम ये होता है कि आपका सिलेबस पूरा कवर नहीं हो पाएगा, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि जब आप एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक से आएगा। हो सकता है कि उस टॉपिक में इंटरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा हो बट उस टॉपिक से क्वेश्चन तक पूछा ही नहीं हो या क्वेश्चन पूछता ही नहीं हो। क्लियर है? बट फिर भी आप उस पर एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे में पता चलेगा कि पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पर्टिकुलर टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट कम है, मतलब उस पर फोकस कम करना है और पर्टिकुलर पे फोकस ज़्यादा करना है। इसकी जानकारी कैसे होगी? तो इसकी जानकारी का एक ही तरीका है और वो तरीका क्या है, तो वो तरीका है कि आपको क्वेश्चन बैंक पे मास्टर, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल और आवश्यक है, ठीक है। चलिए तो खैर लेट्स स्टार्ट। तो these are the courses that is available for JEE मेंस एंड एडवांस एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन। जैसे NCERT क्लास 11th एंड 12, JEE मेंस एग्जामिनेशन, JEE एडवांस एग्जामिनेशन, साथ साथ नीट फिजिक्स, नीट फाउंडेशन बैच एंड JEE मेंस एडवांस कंबाइंड बैच। तो यदि आप इन कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो इसके लिए ये हमारा ऐप है सावित्री एडू हब। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर कोर्स को आप ऑनलाइन बैच को परचेज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन मोड बैच देन इन दरभंगा दिस कोचिंग इज बेस्ड इन इस एकेडमिक कैंपस सरपुर बापू चौक। तो आप नंबर यहाँ दिया हुआ है, आपका जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन है वहाँ से नंबर आप ले लेंगे और फिर आप इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं। चलिए तो खैर हम टॉपिक स्टार्ट। तो पहला जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस क्या है, ठीक है। तो पहला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। पहले आप ये समझिए कि चैप्टर को स्टार्ट करने से कुछ डिस्कशन है जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो जरा हम उस डिस्कशन को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तब। यूनिट एंड डायमेंशन, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। क्लियर है? ठीक है। तो चूंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स केम फ्रॉम अ वर्ड दैट इज कॉल्ड फिजिसिया। ओके। और इस वर्ड का मतलब होता है नेचुरल साइंस।
तो फिजिक्स सिंपली क्या है, नेचर का स्टडी है। तो व्हाट इज फिजिक्स? नेचुरल और स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर, क्लियर है? फिजिक्स, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी जिसका हम मेजरमेंट प्राप्त कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसका हम वेट देख सकते हैं, ठीक है, इन सारे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी इन फिजिक्स, तो फिजिक्स का ऐसा क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है बाय डायरेक्ट मीन्स और इनडायरेक्ट मीन्स, ठीक है। ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कैसे हम पता करेंगे कि पर्टिकुलर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है? तो द मैथमेटिकल फॉर्म या फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x इक्वल टू एन यू। क्लियर है? जैसे हम लिखते हैं वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, हम लिखते हैं फोर्स इक्वल टू वर्क इक्वल टू 12। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखो, पहले वाले केस में x कितना है, वेलोसिटी, सेकंड वाले केस में x क्या है, फोर्स, थर्ड वाले केस में x क्या है, वर्क, फर्स्ट वाले केस में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 10, सेकंड वाले केस में n कितना है, 6, थर्ड वाले केस में n कितना है, 12। जबकि फर्स्ट वाले केस में यूनिट है मीटर पर सेकंड, सेकंड वाले केस में यूनिट क्या है, न्यूटन, और थर्ड वाले केस में यूनिट क्या है, ये प्रॉब्लम, गुड। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओके। यहाँ पर एक बात आप नोटिस कीजिए कि हर फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करते हैं, ठीक है, उसके लिए एक हम नंबर इसको देते हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, 6 न्यूटन, 12 जूल। ये जो 10, 6 या 12 है, ये क्या है, कांस्टेंट है, दीज आर कांस्टेंट्स, ठीक है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम दो इन्फेरेंस निकाल, तो पहला लॉजिक हम यहाँ से ये निकालते हैं, एन यू बराबर नंबर, नंबर क्या होता है, नंबर और कांस्टेंट, ये मतलब कांस्टेंट, नंबर और कांस्टेंट, नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो एन यू बराबर है कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो एन बराबर ए इंटू 1/u होगा। जब कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल,
यानी n प्रोपोर्शनल टू 1/u। ये हुआ कि यदि फिजिकल क्वांटिटी जो है, ठीक है, वो उसका यूनिट लार्ज है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, स्मॉल होगा। और यदि यूनिट स्मॉल है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हम लिखते हैं। यहाँ पर ये 1 क्या है, n1, मीटर पर सेकेंड क्या है, u1, 100 क्या है, n2, और सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है। अब दोनों केस में आप जरा देखें, ठीक है। पहले वाले केस में मीटर पर सेकेंड बड़ा यूनिट है, ठीक है, जबकि सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है, छोटा यूनिट है, ठीक है, छोटा यूनिट है। अब यहाँ पर देखिए कि बड़ा यूनिट क्या है, u1, यानी इस एग्जाम्पल में u1 क्या है, u1 बड़ा है u2, u1 बड़ा है u2 से। अब u1 का वैल्यू कितना है, 1, तो सॉरी, तो हाँ ठीक है, u1 का वैल्यू 1 तो u2 का वैल्यू कितना है, n1 का वैल्यू 1 तो n2 का वैल्यू कितना है, 100। यानी 100 बड़ा है तो n2 बड़ा है, तो n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 ग्रेटर तो n1 लेस देन, तो n1 लेस देन n2। तो देखो दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्स है, मतलब कि जब u1 बढ़ेगा तो n1 घटेगा, और जब u2 बढ़ेगा, बड़ा होगा, तो n2 क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है, ये दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। क्लियर है ना, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो पहला इन्फरेंस हमने यहाँ से ये निकाला, इट इज़ वेरी पावरफुल इन्फरेंस। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि क्या सर मैथ पढ़ा रहा है, ठीक है, बट सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन IIT JEE मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स। ठीक है, यही पैटर्न आपको समझना है, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक है जहाँ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर पाए। ये हमारा एम्फेसिस होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम ब्लाइंडली कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। तो ब्लाइंडली कुछ भी पढ़ने का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं अपने आप को हम डेंजर जोन में पुट कर रहे हैं। क्लियर है। बट जब चीज़ों को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब क्या हुआ कि जब हम सिलेबस को बार बार देखते हैं, क्वेश्चन बैंक को बार बार देखते हैं, ठीक है, इस केस में क्या होता है कि हमें पैटर्न के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है, ठीक है। और जब पैटर्न की हमें प्रॉपर जानकारी होगी तो इस केस में तैयारी जो है हमारा काफ़ी फोकस्ड और डायरेक्शनल होता है। तो इस केस में क्या होता है कि अनफोकस होने की संभावना काफ़ी कम होती है, ठीक है, और आप अपने डायरेक्शन से डेविएट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये सब संभावनाएं हैं, अच्छी संभावनाएं हैं, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार नीट में पूछा है, मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन एज वेल एज दे हैव आल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन IIT JEE। हम लोग आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे भी, ठीक है। चलिए, सेकंड इन्फरेंस क्या है, एन यू बराबर कांस्टेंट। तो यदि एन यू बराबर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट यूनिट, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम और यूनिट सेकंड सिस्टम। तो ये सेकंड इन्फरेंस हमने फाइंड आउट किया, निकाला हमने, ठीक है। तो ये जो दोनों इन्फरेंस है, दीज आर वेरी वेरी पावरफुल टूल, ठीक है। जैसे कि n1 u1 बराबर n2 u2, ये जो टूल है इसको हम तब यूज करेंगे जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे हम, डायमेंशन फार्मूला का जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो डायमेंशन फार्मूला का 3 एप्लीकेशन है, ठीक है। 3 एप्लीकेशन में वन ऑफ द एप्लीकेशन है कन्वर्जन रूल, ठीक है। क्या है, कन्वर्जन रूल, और वहां पर इसको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्लियर है, मेजरमेंट। आप सभी जानते हैं कि जब गांव घर में एक कॉन्सेप्ट होता है, अब पता नहीं ये कॉन्सेप्ट है या नहीं, ठीक है, बट हमारे टाइम में था ये कॉन्सेप्ट। अब काफ़ी, अब ज़माना काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइज हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी चेंज हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। तो गांव घर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि चावल के बदले गेहूं खरीदना है, ठीक है, या चावल से आपको सब्जी खरीदना है, तो आप 4-5 किलो चावल लेकर जाएंगे, 1 किलो सब्जी लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये जो तरीका है मेजरमेंट करने का, इस तरीके को हम बोलते थे, इकोनॉमिक्स में बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। बट वी आर स्टडिंग फिजिक्स, ओके। इन फिजिक्स इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। इट इज़ नॉट मॉडर्न मेथड ऑफ मेजरमेंट, और ये जो मेथड है ये आउटडेटेड है, क्योंकि ये जो मेथड है ये अनसाइंटिफिक, ये साइंटिफिक नहीं है। क्लियर है। तो साइंटिफिक मेथड क्या है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 1 किलो का क्या होता है, बाट होता है, मेजरमेंट लोहे का होता है ना, बना हुआ, ठीक है। तो वो जो स्टैंडर्ड है, दैट स्टैंडर्ड इज एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है।
मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर हम सामान को बाई करें, परचेज करें, सेल करें, ठीक है, यानी किसी तरह का एक्सचेंज करें, मतलब होता है बाई और सेल करना, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि 1 किलो का जो स्टैंडर्ड उसको यूज किया जाएगा। इट इज मॉडर्न मीन्स ऑफ मेजरमेंट, और ये साइंटिफिक होता है, क्लियर है, और ये कन्वेंशनल नहीं है, ठीक है, ट्रेडिशनल नहीं है, ठीक है। तो मेजरमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है मॉडर्न। कन्वेंशनल एक होता है मॉडर्न। जो कन्वेंशनल है वो अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक है। इसके अलावा ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना। हमको मन होगा तो हम 2 किलो का सब्जी खरीद ले, कहीं पे मन होगा 3 किलो का सब्जी खरीद ले, ठीक है। तो यानी कि ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। इट इज नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज नहीं है। इसके अलावा ये यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि सभी जगह जो है इसका वैल्यू समान हो, ठीक है। सभी जगह वैल्यू इसका समान नहीं है, ठीक है ना। कहीं पर 2 किलो का 2 किलो गेहूं के बदले क्या कहते हैं 1 किलो सब्जी मिलेगा, कहीं पर 3 किलो गेहूं के बदले 1 किलो सब्जी मिलेगा, ठीक है। बट एक्सचेंज सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, वो आपका साइंटिफिक होता है, तो वहाँ पे क्या है, 1 किलो का बाट होता है, ठीक है। या वेटिंग मशीन होता है, तो वेटिंग मशीन जितना मेजरमेंट 1 किलो के लिए एक जगह पे दिखाएगा, ठीक है, ये मेजरमेंट पूरे दुनिया के किसी भी जगह में दिखाएगा। क्लियर है। तो ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड होता है, साइंटिफिक होता है, ठीक है, और यूनिवर्सल होता है। तो क्या क्या खास बात इसकी है, तो ये जो मॉडर्न सिस्टम है मेजरमेंट का वो बहुत ज़्यादा होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, और क्या होता है, और यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल। क्लियर है भाई, ये आपको समझ में आ गया। तो जो मेजरमेंट हम करते हैं उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बहुत तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट कंट्री ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट लाया, ठीक है। उसमें मेनली जो महत्वपूर्ण यूनिट है वो 3 है, लेकिन 3 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अब एक ही सिस्टम यूज होता है, उस सिस्टम का नाम है एसआई सिस्टम। और इवन जो आपका सिलेबस है वहाँ पर भी लिखा हुआ है एसआई सिस्टम, ठीक है। दैट्स वाई मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिलेबस होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, क्या मेंशन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिट एंड मेजरमेंट लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ यूनिट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ यूनिट। और यहाँ पर मेन यूनिट क्या है, एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम। ऐसे ही आप देखिए जेई एडवांस में भी लिखा है यूनिट एंड डायमेंशन, अच्छा हाँ। नीट के सिलेबस में देखिए क्या लिखा हुआ है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसके अलावा सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। अगला टॉपिक क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ, अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ, क्या होता है सिस्टम ऑफ। क्लियर है। सिस्टम मतलब क्या होता है, सिस्टम मतलब होता है कलेक्टिव, ठीक है। जैसे मान लीजिए लेंथ को भी हम मेजरमेंट करेंगे, मास को भी मेजरमेंट करेंगे, तो सिस्टम हो गया, ठीक है। तो सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा यूनिट का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है उसमें मेनली 3 हम यूज करते हैं, वही 3 आपको याद रखना है, ठीक है। और उसका भी बहुत कम यूज होता है, मेनली यूज होता है ऐसे सिस्टम का, ठीक है। तो जनरली 3 सिस्टम्स आर, जनरली इन सिस्टम ऑफ यूनिट को हम करते हैं।
क्लियर है? 3 सिस्टम ऑफ यूनिट को हम यूज करते हैं। तो जो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है इसको बोलते हैं MKS सिस्टम। क्या है MKS? तो एक हम टेबल बना लेते हैं। ऑफ यूनिट 10th मास टाइम। तो पहला सिस्टम है MKS सिस्टम। M फॉर मीटर में लेंथ का यूनिट है, मास का होता है K फॉर किलोग्राम। टाइम का सेकंड, टाइम का सेकंड MKS सिस्टम। दूसरा होता है FPS सिस्टम, बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, मतलब फीट ऑफ लेंथ। P फॉर पाउंड, तो पाउंड इज ऑफ मास, और सेकंड इज टाइम। तीसरा है CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज यूनिट ऑफ, सेकंड इज, यूनिट ऑफ टाइम। ये क्लियर है? ये हुआ सिस्टम। अब इस तीनों सिस्टम में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? टाइम का यूनिट तीनों में कॉमन है, ओके, बट लेंथ और मास का यूनिट तीनों में क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो वैसे ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, काम चला हुआ है, ओके, क्लियर है? तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, okay? चलिए अगला क्या है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा ही सिस्टम, या ऐसा ही यूनिट जो भी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं ये। इट इज एब्रीविएटेड फ्रॉम,
फ्रॉम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। क्लियर है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। ये सिस्टम है, ठीक है। 1979 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। कॉन्फ्रेंस का नाम है सीजी, कॉन्फ्रेंस जनरल क्वाइट्स। नाम याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, सिंपली याद करना है। 1971 में, अभी नीट में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। आईटी वाईटी में पूछ, सीजीपीएम का कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1971 में हुआ था, वो रेयरली पूछता है, ठीक है। तो 1971 में सीजीपीएम का कॉन्फ्रेंस हुआ था और यहाँ पे डिसाइड हुआ कि ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट जो होगा, ठीक है, इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट होगा, जबकि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होगा। ये डिसाइड हुआ। इट इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स। एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। यहाँ पे 7 क्या होगा? 7 फंडामेंटल यूनिट होगा और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होगा। तो पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कोड बनाया है, इस कोड को आप याद कर लें। फंडामेंटल तेल, फंडामेंटल तेल, ये कोड है। कोड से इसको याद करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। कोड से इसको याद करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। एक, दो, तीन, चार, 5, तो पहले वाले बॉक्स में फिजिकल क्वांटिटी होगा, सेकंड वाले में यूनिट होगा। यहाँ पर सिंबल होगा।
कल होगा, क्या हो जाएगा डायमेंशन। पहला क्या है, पहले वाले बॉक्स है फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड में क्या है यूनिट, यूनिट, थर्ड में क्या है सिंबल, और फोर्थ में क्या है डायमेंशन फॉर। डायमेंशन फॉर्मूला फोर्थ में है, फोर्थ में क्या है डायमेंशन फॉर्मूला है। Okay, पहला फिजिकल क्वांटिटी है आपका, क्या था फंडामेंटल, क्या था मास, क्या था आपका एम के सिस्टम, मतलब कि मास, वेट और क्या था ये लेंथ, मास और टाइम, ये फंडामेंटल है। लेंथ, ये फंडामेंटल है, लेंथ मास और टाइम, ठीक है। और क्या बताया था कोड, तेला, टी एल, फंडामेंटल तेल, टी फॉर टेम्परेचर तापमान, ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एल फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो देखो पहले वाले का यूनिट क्या होगा, लेंथ वाले का होगा मीटर, मीटर, सिंबल कितना होगा, क्या होगा एम, मास का होता है किलोग्राम, सिंबल क्या होगा केजी, टाइम का सेकंड, सिंबल एस, टेम्परेचर का केल्विन, सिंबल के, कैपिटल के, ध्यान देना कैपिटल के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, के स्मॉल होता है, ठीक है। केल्विन का के क्या है, स्मॉल है, कैपिटल मत कर दो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। अब देखो डायमेंशन फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मास का, लेंथ का पहला लाइन क्या है, पहला वर्ड क्या है एल, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा। मास का पहला वर्ड क्या है एम, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम। टाइम का पहला वर्ड क्या है टी, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा टी। टेम्परेचर का पहला वर्ड टी है और यूनिट केल्विन है, केल्विन का पहला वर्ड क्या है, तो कहीं कहीं के हम लिखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, और कहीं कहीं थीटा भी लिखते हैं, तो दोनों एप्लीकेबल होगा। के भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए किसी किसी बुक में आई लिखा रहता है, किसी में लिखा रहता है, तो दोनों एप्लीकेबल होगा। आई भी ठीक है और ए भी ठीक है, दोनों ठीक है। ओके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए सी डी, हर जगह सी डी ही यूज होता है, तो सी अभी यूज कीजिए आप यूज, और कहीं कहीं एन भी यूज होता है। क्लियर है, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा का पूरा जो डायमेंशन फार्मूला का चैप्टर है, ओके, दैट इज बेस्ड ऑन दिस टेबल ओनली। क्लियर है। तो यदि आपने इस टेबल को रट लिया, ओके, तो एक तरह से डायमेंशन फार्मूला के बारे में बहुत कुछ आप सीख गए, ठीक है।
और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है जो पूछता है जेई और नीट के अंदर, उसका आधार यही टेबल है, ठीक है। तो यू हैव टू मास्टर दिस टेबल, इस टेबल को मास्टर करना है। इसके लिए एक ही कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है? फंडामेंटल तेल। ओके। जब हम डिस्कस कर रहे थे ऐसे सिस्टम के बारे में, तो वहाँ पर हमने एक बात करा, ठीक है, क्या बात करी थी हमने? हमने बात ये करा था कि जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स है, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्लियर, ये हमने बात करी थी। और इसके अलावा ये कब आया था? ये आपको आया था 1971 में, आफ्टर CGPM कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इट इज आउटकम ऑफ CGPM। 1971। ओके, इट इज आउटकम ऑफ CGPM इन 1971। क्लियर है? ओके। अब इसमें क्या है कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। दो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर पहला जो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है वो होता है प्लेन एंगल। पहला क्या होता है? प्लेन एंगल। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। पहला क्या है? प्लेन एंगल। और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है। तो पहला है प्लेन एंगल। तो हम थीटा से डिनोट करते हैं। का यूनिट होता है रेडियन। इसका सिंबल होता है RAD। और इसका डायमेंशन फार्मूला 1 होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जिसका डायमेंशन फार्मूला कुछ नहीं होता उसको लिखते हैं M0L0T0। क्या लिखते हैं? M0L0T का पावर 0, 1, L0 1, 1। सेकेंड है सॉलिड एंगल। सिंबल को ओम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओम। ओम। और इसको पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ते हैं? थीटा। क्लियर है? ओम और थीटा। इसका यूनिट होता है स्ट्रेडियन। और सिंबल है SR। और इसका भी डायमेंशन फार्मूला होता है M0L0। अब ये डायमेंशन फार्मूला क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। बट बिफोर वाइंडिंग दिस क्लास हम लोग 2 टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट विल टेक हार्डली 5 to 10 मिनट।
तो पहला टॉपिक है प्लेन एंगल क्या होता है और दूसरा है सॉलिड एंगल क्या होता है। मैं थोड़ा पानी पी लूँ। ओके हेलो। चलिए, पहला क्या है? पहला है प्लेन एंगल और सेकंड है सॉलिड एंगल। दोनों में अंतर क्या है इसको हम समझते हैं। मान लिया दो पॉइंट है, ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, ये पॉइंट फिक्स है, जबकि ये पॉइंट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मूव कर रहा है। यदि एक पॉइंट फिक्स है, अदर पॉइंट मूव कर रहा है, तो इस केस में यदि मान लो यहाँ पर हम ऐसे घुमाएं इसको, यहाँ पर क्या होगा? एक कर्व बनेगा ना, ये पॉइंट मूव कर रहा है चूंकि, ऐसा कर्व बनेगा। इस कर्व में इस पार्ट को बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? आर्क। और आर्क की लंबाई हमने मान लिया एल, रेडियस को हमने मान लिया आर, और ये जो एंगल थीटा है इसको मान लिया हमने प्लेन एंगल। यही प्लेन एंगल होता है। थीटा क्या होता है? प्लेन एंगल होता है। ठीक है। तो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, मतलब आर्क लेंथ बटा रेडियस। प्लेन एंगल थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ बटा रेडियस। अब ये जो आर्क लेंथ है ये क्या है? एल, और ये रेडियस आर है। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इक्वल टू कितना? एल बाई आर। एल बाई आर। अब देखो, मान लो कुछ देर के लिए कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो शुरू यहाँ से होता है ना। फिर यहाँ से जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो एल का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो जब ऐसे जाएंगे तो एल का मान बढ़ेगा, लेकिन जब वापस ऐसे आएंगे तो एल का मान क्या होगा? इस पॉइंट पर आकर घट जाएगा। क्लियर है ना? तो एल का मिनिमम मान कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। एल मिनिमम क्या होगा? जीरो। थीटा हो गया जीरो बाई आर, यानी जीरो। एल का जो मैक्सिमम मान होगा कितना होगा? इसको हम बढ़ाते चले गए, यहाँ पर बढ़ाते जाइए। टू पाई आर। टू पाई आर इसका मैक्सिमम मान होगा। थीटा मैक्स कितना होगा? एल मैक्सिमम बटा आर। एल मैक्स है टू पाई आर। पाई। तो आप देख रहे हो कि थीटा का जो मान है वो वेरी कर रहा है जीरो से टू पाई के बीच में। क्लियर है? तो थीटा का मान जीरो से टू पाई के बीच में वेरी कर रहा है। देयर फॉर थीटा का रेंज है वो कितना है? जीरो से टू पाई। ओके, जीरो से टू पाई। अगला क्या है? अगला है सॉलिड एंगल। दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम आगे फिजिक्स पर होंगे, ठीक है, तो फिजिक्स में इस कॉन्सेप्ट को हम ब्रीफली यूज करेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगला क्या है? अगला है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल क्या होता है समझिए जरा इस चीज़ को। काइंडली वेट फॉर अ मिनट। ओके, हमारे पास ये एक प्लेन सीट है ना। ये जो प्लेन सीट है, प्लेन सीट हम क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो आप सभी ने मूंगफली तो खाया होगा ना, तो मूंगफली हम क्या करते हैं, मूंगफली एक दोने में खाते हैं, ठीक है। आजकल लोग मूंगफली कम खाते हैं, आप लोग आइसक्रीम खाते होंगे कोन शेप का। तो कोन कैसे बनाते हैं, कोन को बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये शेप है, ऐसा प्लेन पेपर है, तो एक पॉइंट को हम पकड़ते हैं, इस पॉइंट को पकड़ते हैं और इसको हम यूँ फोल्ड करते हैं, कुछ ऐसे फोल्ड करते हैं। तो क्या होता है, कोन का निर्माण होता है, ऐसे फोल्ड करने पे कोन बनता है, ये देखा आपने, क्लियर है, बन गया ना कोन। जब कोन का निर्माण हुआ तो कोन के लिए इनिशियल एंगल क्या है, ये एंगल है और ये एंगल 0 है। ओके, और जैसे जैसे कोन फैलता जा रहा है, ठीक है, कोन फैलता गया, जैसे ऊपर जाएगा कोन क्या फैलता जाएगा, क्लियर है। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल लगातार बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें आप, यहाँ पर एक हम बल्ब रख देते हैं, ठीक है, ये बल्ब तो छोटा बल्ब है, ठीक है। बड़े बल्ब को चलिए एक बल्ब हमने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो बल्ब है इसका शेप कैसा है, एस्फेयर की तरह शेप है, कैसा शेप है इसका, इट लुक्स लाइक एस्फेयर, है ना। यानी इसका ऊपर का सरफेस क्या एस्फेयर है। तो ये एस्फेयर पहले क्या था, पहले 0 था, लेकिन धीरे धीरे एस्फेयर क्या हुआ, फैला, क्लियर ना, एस्फेयर क्या वैसे फैलता गया जैसे फ्लावर फैलता है। अब समझिए इस चीज को, ऐसा एक लाइन था, ओके, ऐसा एक लाइन था, अब यहाँ से एक लाइन निकल, ठीक है, देन पहले यहाँ पर आया, फिर यही लाइन घूमते हुए चला गया यहाँ पे, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक कोन का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा ही होता है ना, मूंगफली का जो क्या कहते हैं वो जो होता है कोन। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है, दिस वन, ये सॉलिड एंगल, क्या ये सॉलिड एंगल है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये रेडियस है, ये सरफेस एरिया है। ओके, तो सॉलिड एंगल को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, एस बटा आर स्क्वायर, क्लियर है। तो पहले क्या है, पहले ये तो फ्लैट है, तो फ्लैट चीज का एरिया होगा, नहीं होगा ना। तो पहले क्या है, पहले ये यहाँ पर इसका एरिया कितना है, 0 है, और धीरे धीरे इसका एरिया बढ़ता गया, बढ़ता गया, फाइनली इसका एरिया यहाँ पर कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर, ये मैक्सिमम एरिया है, और ये एरिया क्या है, मिनिमम एरिया, तो मिनिमम एरिया क्या होगा, 0 होगा, जो सरफेस एरिया है मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। एस मिनिमम बराबर 4 पाई r स्क्वायर, तो कितना होगा, 0 होगा। एस का मैक्सिमम मान कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस r होगा, तो इसका मान कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि ओम का जो मिनिमम वैल्यू है वो एस का मिनिमम वैल्यू बटा r स्क्वायर, दैट इज 0, और जो ओम का मैक्सिमम मान है, एस का मैक्सिमम मान बटा r स्क्वायर। फोर पाई, तो ये जो ओम है, ओम इसका मान कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 4 पाई, यानी सॉलिड एंगल का रेंज है 0 से 4 पाई, ओके। और प्लेन एंगल का रेंज है कितना, 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जो भी हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है, सारे फैक्ट को आपको मेमोराइज करना है, याद करना है, क्लियर है।
तो आज की क्लास यदि हम ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, आप बोर हो जाएंगे। क्लियर है ना? ये टॉपिक आपको थोड़ा बोर करे, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हम कम ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके, यदि आप कोर्स को ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करना चाहते हैं, देन गो टू गूगल प्ले स्टोर and download the app Savitri Edu Hub. Okay, and from that app you may buy the course. आप कोर्स को बाई कर सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, देन आवर सेंटर इज एट सुंदरपुर दरभंगा बापू चौक। यू मे कम हियर। थैंक यू एवरीवन।